नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज की इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सती ध्यान करें। आज मंडला मेडिटेशन का 21वां दिन है। बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा यह मंडला मेडिटेशन चल रहा है। आज हमारे बीच अन्नपूर्णा मैम है जो हमें ध्यान भी करवाएंगी और साथ में विजडम भी बताएंगी स्पिरिचुअल टैबलेट का। तो चलिए हम अन्नपूर्णा मैम का स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओवर टू यू। आप सभी आत्मा बंधुओं को आत्मवंदन। चलिए आज हम मंडला मेडिटेशन के सुंदर दिन में आनापाना सती ध्यान शुरू करेंगे। सभी अपने आंखों को कोमलता से और चश्मे उतार दे और बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठे, सुख स्थिरासन में बैठे, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर पैरों को क्रॉस करके और पूरा ध्यान के दौरान आंख बंद ही रहेगा। सभी की आंखें बंद है और हमारा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पर सहजता से जो नेचुरली ब्रीदिंग चल रही है, ना कोई फोर्स ना कोई जोर, जो भी नेचुरली इन ब्रेथ आउट ब्रेथ उस पर रहेगा। बीच में विचार आएंगे लेकिन हम विचारों के पीछे भागेंगे नहीं। विचार आएंगे और चले जाएंगे, हम वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएंगे। भीतर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। बहुत ही रिलैक्स होकर बैठेंगे, कोई तनाव नहीं, शरीर पर कोई तनाव नहीं और रीढ़ की हड्डी जितना हो सकता है स्ट्रेट रखेंगे। भीतर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। जैसे जैसे हम सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उनकी गति, उनकी स्पीड कम होती जाएगी और धीरे 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 हम निर्विचार अवस्था पर पहुंचेंगे ये ध्यान के दौरान। उस निर्विचार अवस्था में हम ग्रहणशील होते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के, विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जो फ्लो हो रही है चारों तरफ, वो हमारे सांसों द्वारा हमारे भीतर प्रवाहित करेगी। सर पर है, उसके द्वारा हमारे सर में प्रवेश करते हुए शरीर के चारों ओर हरेक अंग हरेक कोशिकाओं में वो प्रवाहित करेगी। जितने विचार कम होंगे, जितना मन शांत होगा और शरीर स्थिर होगा, वह ऊर्जा हमारे अंदर अनायास ही सहजता से
फ्लो होगी, हम उसको फील करते जाएंगे। चलिए अब हम सुंदर म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे, और ध्यान हमारा हमारे श्वासों पर ही रहेगा। म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। Yeah. श्वास ही हमारा गुरु है। श्वास कहाँ तक जा रही है? नासिका के द्वारा से एंटर करके हमारी चेस्ट तक जा रही है या पेट तक जा रही है? सहजता से कहाँ तक फ्लो हो रही है, हम ध्यान उस पर लगाएंगे। फिर नासिका से कैसे बाहर आ रही है? क्या गर्माहट है या ठंडा ठंडा है हवा? वो महसूस करते जाएंगे। मन शांत और खाली होता जा रहा है। ना कोई भूतकाल की सोच, ना कोई फ्यूचर की। हम केवल और केवल प्रेजेंट में हैं, वर्तमान में हैं। महसूस करें वह ऊर्जा जो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर पे प्रवेश कर रही है। पूरे मस्तिष्क की हर एक सेल्स उससे ओतप्रोत हो चुके हैं। सारे ग्लैंड्स, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ब्लड वेजल्स, वेन्स, सभी उस ऊर्जा से भर रहे हैं। ब्रेन के हर एक सेल्स स्वस्थ होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, वो सब बाहर निकलती हुई श्वासों द्वारा रिलीज हो रही है। पूरे चेहरे के मसल्स, हमारे फोरहेड पर, हेड के पीछे का भाग, सभी उस ऊर्जा से भरे हैं। उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर फ्लो होते हुए महसूस करें।
गले पर, जहां पर हमारा विशुद्धि चक्र है, फ्लो हो रहा है। दोनों शोल्डर्स पर, हाथों पर, हथेलियों पर, उंगलियों पर और नाखूनों पर। बहुत सुंदर वाइब्रेंट वाइट कलर की ऊर्जा फ्लो हो रही है और हर एक पार्ट हील होती जा रही है। पीछे पूरा रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे उस ऊर्जा से भर चुकी है और आसपास के अंगों पर भी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रही है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फील करे उस फ्लो को। लंग्स है, हार्ट है, सारे सेल्स इस सुंदर ऊर्जा से नहा रहे हैं, जैसे कोई ऊपर से पवित्र गंगा बह रही हो। एब्डोमेन की लोअर पार्ट, एब्डोमेन, किडनीज, सभी के अंदर वो ऊर्जा फ्लो हो रही है और पॉजिटिविटी से भर रही है। एक हीलिंग ऊर्जा, पीसफुल। और जी, नीचे दोनों लेग्स पर, ऊपर से नीचे पाम, फिंगर्स, नाखून, सभी उस ऊर्जा से भर गए और हर एक पार्ट, हर एक आंगन स्वस्थ होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं और उनकी सक्रियता, उनकी सक्षमता बढ़ती जा रही है। हर एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स शुद्ध स्वस्थ हार्मोन्स ऑप्टिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है शरीर में, वो सब हमारी बाहर निकलती हुई श्वासों द्वारा रिलीज हो रही है। श्वासों के साथ ही जुड़े रहेंगे और ध्यान की गहराई में पहुंचेंगे।
सांसों के साथ जुड़े रहेंगे और ध्यान में और गहरे उतरते जाएंगे। जो भी अनुभव हो रहा है उसे एक्सेप्ट करे, पे हो, मेंटल लेवल पे हो, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है एलो करे।
एक्सेप्ट करे, एलो करे। अपने आप को कंप्लीटली यूनिवर्स के लिए सरेंडर करें। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सेप्टेंस। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको भी एक्सेप्ट करें। हर एक एक्सपीरियंस हमें आगे ले जाएगी।
अपने आप को ध्यान में डुबो दीजिए। Freedom.
अपने आप को भी देंगे, हमारे शरीर की हर एक हरकत को एक्सेप्ट करेंगे। मन की भावनाओं को एक्सेप्ट करेंगे। बाहर के वातावरण को एक्सेप्ट करते जाएंगे। खुद को एक्सेप्ट धीरे धीरे करेंगे तो औरों को भी एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। हर एक इंसिडेंट को एक्सेप्ट करते जाएंगे। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना खुश रह पाएंगे, उतनी संतुष्टि से रह पाएंगे। लाइफ में हो रही हर एक बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे। लोगों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि सभी कुछ पर्पस से ही अर्थ प्लेन पर आए हैं और वो अपनी सोल प्लान के साथ ही चल रहे हैं। और सभी हमारी एवोल्यूशन का पार्ट है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, उस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे। बदलने का नाम ही दुनिया है। एक्सेप्ट करेंगे तो उसको एंजॉय कर पाएंगे। रेजिस्ट करेंगे तो दुख होगा। जितना एक्सेप्ट करेंगे तब दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी सुधारना है वो हमारे ही अंदर सुधारना है, खुद को बदलना है। खुद की दृष्टिकोण को बदलना है। खुद को पानी जैसा बनाना है।
हर जगह वो फ्लो अपने आप होके उसका शेप ले लेती है। फ्लेक्सिबल, बिल्कुल नो रिजिडिटी। हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे अपने आप में। ध्यान के आखिरी 2 मिनट धीरे धीरे हिलाए और अपने शरीर को महसूस करें और माइंड से बाहर आते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। Keep your hands on your beautiful heart. हृदय को धन्यवाद दें, अपनी सांसों को धन्यवाद दें जो हर जीत रखा है। पूरे शरीर को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता वसुंधरा को धन्यवाद देंगे, प्रकृति माता को धन्यवाद देंगे और हमारे प्रिय गुरु पत्री जी की उस उच्चतम चेतना को हृदय से धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड देंगे स्पिरिचुअल टैबलेट के फाउंडर जीके सर को। और सारे एनलाइटन मास्टर्स जो भी इस ध्यान के दौरान हमारे साथ जुड़े और हमें गाइड किया, उन सभी को धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद।
Thank you, thank you, thank you. Now keep your both hands on your beautiful eyes. अपने दोनों आंखों के ऊपर हाथों को रखें, आंखों को महसूस करें। धन्यवाद आंखों को, इस समय को धन्यवाद, इस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद जिससे हम जुड़कर एक साथ ग्रुप मेडिटेशन कर पाए और ग्रुप एनर्जी को महसूस कर पाए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखों को उंगलियों के अंदर ही खोलते हुए एक सुंदर सी स्माइल के साथ आंखों को खोले और थोड़ा सा पानी पी के रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल धीरे धीरे। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान करवाया आपने। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस। हाँ, मैं बीच में मोबाइल से जुड़ी, कंप्यूटर बंद हो गया तो कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद इस ध्यान में अपनी एनर्जी जोड़कर सहयोग देने के लिए। अभी हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। आज 8th टैबलेट स्वाध्याय, उसके ऊपर बात करेंगे, स्पिरिचुअल टैबलेट में आगे वाली टैबलेट। लेकिन पितामह ने इसको भी दूसरे पायदान में रखा है। मेडिटेशन है, उसके बाद स्वाध्याय है, उसके बाद सज्जन सांगत्य। जैसे मैंने परसों ही बोला था, 30% हम ध्यान करेंगे, 30% स्वाध्याय करेंगे और 40% सज्जन सांगत्य करेंगे, तो हमारी एवोल्यूशन में हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। अब स्वाध्याय यानी क्या है? स्व अध्याय, उसमें 2 शब्द जुड़े हैं सुंदर तरीके से। स्व यानी खुद के बारे में, अध्ययन अध्ययन करना यानी पढ़ाई करना या रीडिंग बुक्स। तो खुद के बारे में पढ़ना है। दुनिया में बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे चीजों के बारे में। साइंस के लिए बुक्स है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, फिक्शन की, स्टोरीज की, जितनी चाहे उतने बुक्स है। लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय मतलब खुद को जानना है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ एक्चुअली? मैं, हम शरीर में ही अटके हैं। मैं इतना हाइट का हूँ, मैं इस रंग का हूँ, मैं इस देश का हूँ, इस जाति का हूँ। इस सब से बाहर आके परे मैं असली में मैं कौन हूँ, उसको जानना है तो हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम मेडिटेशन के साथ स्वाध्याय भी जारी रखेंगे। रोज कुछ समय, जैसे 30% हमने उसके लिए दिया समय, 30% समय हम स्वाध्याय के लिए देंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में हम जो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी बुक हैज नॉलेज इन इट, विजडम इन इट। तो वो हम उसके साथ कनेक्ट होके उसके अकॉर्डिंग टू मेडिटेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, या मेडिटेशन के अकॉर्डिंग टू हम रीडिंग करेंगे तो उसके साथ एक अनुभव निकलेगा, हमारी विजडम बढ़ेगी। मैं क्यों आई हूँ इस पृथ्वी पर, मैं क्यों आया हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है? हमेशा वो प्रश्न उठता है। हम जैसे पढ़े लिख कर बड़े होते हैं लाइफ में, जब लाइफ इजी फ्लो होता है कोई प्रश्न नहीं उठता। जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो लगता है अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। दूसरे लोग तो मेहनत भी नहीं करते लेकिन उनको अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। मैं ईमानदार भी हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। मैं सबके साथ ट्रुथ के साथ चलता हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। इस सब का सॉल्यूशन हमें स्वाध्याय करने से, अलग अलग बुक्स स्वाध्याय करने से हमें समझ में आएगा।
और हम कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे राइटर है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। हर एक बुक का एक एनर्जी होता है, उसके साथ हम कनेक्ट होकर हम अपने आप को समझने लगेंगे। अब देखिए, हम रहते, हम पड़ोसी के सब बातें जानते हैं, वो ऐसा है, उनके बच्चे ऐसे हैं, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। मैं कैसा हूँ, मेरा कैरेक्टर, मेरा गुण क्या है अंदर से, मेरी इमोशंस मुझे क्या इंडिकेट करते हैं। या हम खुद के बारे में बोलते भी तो नेगेटिव बातें बोलेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे रंग का हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। कुछ लोग नेगेटिव करेंगे, कुछ लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट बातें करेंगे, अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे सामने तो कोई नहीं है। ये दोनों के एक्सट्रीम्स को छोड़ के बैलेंस में सही में मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर से अलग कैसे हूँ, शरीर से ऊपर कैसे हूँ, शरीर से बियॉन्ड मैं इस मन हूँ क्या मैं। कभी गुस्सा आता है मुझे, कभी रोना आता है, कभी मैं बहुत खुश होता हूँ, कभी एनर्जेटिक होता हूँ, कभी स्लगिशनेस होती है। मेरे को कभी मन काम करने का मन नहीं करता, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा काम कर लेता हूँ। ऐसा क्यों है? मैं मन हूँ क्या, या मन से भी परे हूँ? या मैं इंटेलिजेंट हूँ, जो बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल, मैं वो हूँ क्या? उन सबको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो जवाब अंदर से भी आते हैं, और स्वाध्याय भी साथ साथ करेंगे तो हम अपने मन के बारे में जानेंगे। मन में जैसे सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस कोई बोलेंगे। और हमारा लाइफ कैसे चल रहा है, हमारा माइंड कभी कभी हमें चलाता है। हम मन करे तो ही वो काम करते, नहीं तो वो काम नहीं करते। मन करे तो ही जिस जगह पे जाते हैं, मन करे तो ही बुक्स पढ़ते। ऐसा क्यों है? मन के बारे में जानना है तो बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बुक्स है, वो पढ़ना चाहिए। हमारे इंटेलेक्चुअल के बारे में जानना है तो उसकी जानकारी के लिए वो पढ़ना चाहिए। और हमारी बॉडी के ऊपर जानना है, शरीर के ऊपर, वो भी पढ़ के समझेंगे। हम बायोलॉजी में स्कूल्स में पढ़े हैं एनाटॉमी, उसके बियॉन्ड क्या है। जैसे हम, हमारा बहुत सारे चक्रों से बना हुआ है, चक्र यानी एनर्जी फील्ड, एनर्जी, और वो हमारी बायोलॉजी में वो नहीं आता, दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए गले के इधर विशुद्धि चक्र है, माथे पर फोrehead पे आ गया चक्र, ये सब फिजिकलिटी में हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो एनर्जी सेंटर्स है। ये सब महसूस करके बुक्स पढ़ के हमको समझना है। बहुत सारे नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, वो भी हमें, साइंस उसको कोई प्रूफ नहीं देता तो मानता नहीं है। डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स बोलेंगे ये सब क्या है, लेकिन आजकल वो स्टडी करके वो लोग, मेडिटेशन करके वो लोग भी इस तरफ मानने लगे हैं। 7 बॉडीज है, हमें सिर्फ दिखता है फिजिकल बॉडी ऊपर से, हम 7 लेयर्स है। फिजिकल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसके बाद आनंदमय कोश है, और सुप्रा कॉजल, कॉजल, और उसके बाद निर्वाणिक बॉडी। 7 लेयर से उसको भी समझना है तो हम बुक पढ़ेंगे, फिर उसके साथ साथ मेडिटेशनल एक्सपीरियंस भी करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मेडिटेशन में किसी ने बोला यहाँ पर मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान है, उसके ऊपर नाभि के ऊपर वो मणिपुर चक्र है, तो ये समझ में नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगी। हम उसके साथ साथ बुक्स को भी पढ़ना है। कुछ लोगों को फीलिंग आ जाएगी, कुछ लोगों को बिल्कुल फील नहीं आएगा। वो बुक्स पढ़े कि भाई ये चक्राओं का क्या इम्पोर्टेंस है, 7 बॉडीज का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे बीमारी फिजिकल बॉडी में आने से पहले एथरिक लेयर में होता है, फिर पता चलता है एक्चुअल फॉर्म में, क्योंकि बीमारी बहुत पहले से ऑलरेडी एथरिक बॉडी में हो चुकी होती है। पहले मेंटल बॉडी, फिर उसमें, क्योंकि साइकोसोमेटिक होती है। ये सब जानना है तो हमें डेली स्वाध्याय करना चाहिए, हमारे रूटीन में उसको लाना चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। नहीं तो मेडिटेशन ऊपर ऊपर से होगा, मेडिटेशन हो गया, चलो हम शांत हो गए, या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो गया, पेट, मतलब सर भारी हो गया, सर घूम रहा है, या फिर इधर पेन हो गया। लेकिन और गहराई से मेडिटेशन में जाने के लिए हमें बहुत सारे बुक्स डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। एक टाइम में एक बुक ले, उसको कंप्लीट करे, 30 डेज है, 40 डेज है, जिसकी जैसी टाइमिंग होती है।
जिसकी जैसी फीलिंग होती। कभी कभी क्या होता है, हम 2-3 चैप्टर्स पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे बैठते हैं, वापस उसका पढ़ने का मन करता है। तब पढ़ेंगे तो अलग एंगल से हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे डीपली, और मेडिटेशन करेंगे तो और उसको अलग लेवल पे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए मैंने रामायण बहुत पहले पढ़ा हो, लेकिन मेडिटेशन में जुड़ने के बाद, 40 डेज मंडला मेडिटेशन के बाद वही रामायण के बुक को पढ़ूंगी तो अलग एंगल से समझ पाऊंगी। सीता जी का कैरेक्टर है, राम जी का कैरेक्टर है, दशरथ का है, वो अलग एंगल से समझ पाऊंगी। जब मैं मेडिटेशन करूंगी तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी वो डेप्थ समझ में आएगा, वो मेरे लाइफ में क्या बता रहे हैं। जैसे राम जी का कैरेक्टर मेरे लाइफ में क्या इंडिकेट करेगा, मैं क्या करना चाहिए, सीता जी का लाइफ मेरे को क्या बताएगा, या महाभारत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग एंगल से समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, मेडिटेशन से जुड़ने से पहले बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं, गीता श्लोक पढ़ते हैं, समझते हैं, तुलसी रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण, लेकिन मेडिटेशन से जुड़ने के बाद, मेडिटेशन करते करते अगर वो आगे फिर से पढ़ेंगे, वो बोलते हैं अरे ये तो कंप्लीटली अलग एंगल था, हमारा दृष्टिकोण कंप्लीटली, हम उसको स्टोरी समझ के पढ़ रहे थे कि वो एक राजा दशरथ था, राम था, लेकिन अब समझ में आ रहे, वी आर लिविंग विद द सेम सिचुएशन, हमारे अंदर ही वो सब कैरेक्टर्स है, हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही राम है, किसको जागृत करना है, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मेडिटेशन के साथ साथ हम स्वाध्याय करेंगे, और बहुत सारे बुक्स है, हम रामायण पढ़ सकते हैं, गीता का श्लोक पढ़ने से, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम था, मैंने गीता का बुक लिया और खोला, और वो एक श्लोक दिखा अचानक ऐसे ही दिखा, मैंने कुछ सोच के पेज नहीं खोला, और वो पढ़ा और उसका मीनिंग देखा, मुझे मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल गई उस श्लोक से। मैंने सुना है बहुत सारे लोग पंजाबी गुरुद्वारा जाते हैं, उनकी गुरुमुखी खोलते हैं, कितने लोगों ने बताया हमको उस प्रॉब्लम था, हमने गुरुमुखी में वहां पूछा, वहां जो भी बैठे रहते सेवादार, उन्होंने खोल के वो चैप्टर पढ़ा या वो पेज का वो जो भी पढ़ा, गुरुवाणी गुरुमुखी से जो निकला है, तो मुझे वो सॉल्यूशन मिला। ऐसे भी चमत्कार ऑलरेडी हो रहे हैं, हो चुके हैं, हजारों साल से चल ही रहे, रोज मिराक्युलस है हमारे लाइफ दोस्तों। जब हम बुक्स पढ़ेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, समझ में आएगा। देखिए रोज सांस चल रही है अभी भी मेरी, ये भी तो एक चमत्कार है, हम उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी सांस इस घड़ी में रुकी है ना, हमारे सांस रोक, और कुछ उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, सांस अपने आप चल रही है, हमें वायु मिल रही है चारों ओर, ये भी तो एक मिराकुलस बात है। ये सब समझने के लिए हमें स्वाध्याय करने पड़ेंगे कि रोज कितने मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। मैं खाना जो खा रही हूँ, खाना भी मुझे प्लेट में मिल रहा है, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे, कमा रहे, लेकिन वो शुद्ध खाना जिसने बनाया मेरे, या फिर जिस फार्मर ने उसको पैदा किया मेरे तक आया, ये भी तो एक मिराकुलस है। कितने लोग हैं उनको ना खाना मिल रहा है, हाँ खाना मिल गया, खाना खाया, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी को फूड पाइप की प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे साथ हो रहा है, मैं जो भी खा रही हूँ डाइजेस्ट हो रहा है, सबके अलग अलग तरीके से काम कर रहा है शरीर, और 24 आवर्स काम कर रहा है, हमारा बॉडी ही मिराक्युलस है, उसको जानना चाहिए कैसे काम हो रहा है। मिराक्युलसली पूरी यूनिवर्स चल ही रहा है ना, रुक नहीं रहा है, रास्ते पे गाड़ियां चल रही, एक्सीडेंट्स भी हो रही फिर भी गाड़ियां चल रही है, फिर भी लोग ऑफिस जा रहे, पूरा ब्रह्मांड निरंतर चल रहा है, कितनी मिराक्युलस है, हर चीज मिराक्युलस है। बाहर जाइए आप, एक पॉट में एक सीड डालिए, एक हफ्ते बाद अंकुरित होता है, आप सिर्फ पानी दे रहे हो, लेकिन होता है अंकुरित। मान लीजिए हमने 100 बीज डाले, उसमें 8-10 ही खिले, बाकी नहीं हुए, वो भी एक मिराक्युलस चीज है। कुछ बीज का हो जाते हैं, अपने आप ही बड़े हो जाते हैं, अपने आप ही उसमें ट्रीज में फ्रूट्स
होते हैं, फ्लावर खिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। एक आपने बीज डाला, थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें एक फ्लावर खिला, चाहे रोज हो, वो भी कितनी मिराक्युलस है उसकी खुशबू देखे। लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हमेशा हम अपने प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। अगर हम बुक्स पढ़ते जाएंगे, ये सब हमारे अंदर से खुलते जाएंगे। मैं कितना जानती हूँ अपने बारे में, वो भी खुलेगा। फिर सामने वाले को कितना जजमेंट होते हैं हम, देखो वो कैसा है, वो कैसा चल रहा है, वो कैसा हंस रहा है, वो कैसा बोल रहा है। तुरंत जजमेंट निकलता है। रास्ते में कोई निकला, घर में कोई आए, देखो कैसे बात करता है। हमें नहीं पता है ना उसका बैकग्राउंड, वो जिस फैमिली में पले बड़ा है, उसके अंदर क्या इमोशंस है, उसके लाइफ में इस मोमेंट में क्या हो रहा है, ये सब जानना है। बहुत ही पेशेंटली, बहुत सारे बुक्स पढ़ते पढ़ते सब जानना है। बहुत सारे बुक्स है, जैसे मान लीजिए वाक क्षेत्र लिखा है पितामह पत्री जी ने, उसमें कि हमें कैसे, हमारी वर्ड्स कैसे होना चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी बोलते रहते दिन भर, अपने बारे में भी कुछ बोलते रहते, दुनिया के बारे में भी कुछ बोलते रहते, वो ऐसा है, ऐसा चल रहा है। हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, उन सबको गाइडेंस कैसे मिलेगा। पितामह ने वाक क्षेत्र बुक लिखा है, वो पढ़ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में इतने अलग अलग राइटर्स हैं, और हमें मेडिटेशन करेंगे ना, हमें अंदर से गाइडेंस मिलेगा, तुम ये बुक पढ़ो। या हम मान लीजिए हम कहीं कुछ और शॉप में कुछ खरीदने गए, सामने से वो आया, पॉपअप हुआ कि ये बुक पढ़ना है, या सामने से एक वीडियो आया, जैसे कल दीप्ति मैम ने बोला, हमें अंदर से गाइडेंस मिल सी, यूनिवर्स हमेशा हमें गाइड करती रहती। तो हम एक एक बुक लेकर पढ़ना शुरू करें। हम सोचते हैं ना, अरे यूजुअली क्या होता है, पढ़ लिख के फिर शादी होते, बच्चे होते, लेडीज या जो लोग होते हैं, अरे अभी तो क्या है, हो गया हमारा जीवन, अब कौन सी पढ़ाई की जरूरत है। नए मास्टर्स, हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारे अंदर डेवलप होगी। कोई उम्र का उसमें है ही नहीं क्वेश्चन। पढ़ाई, हमको पढ़ना आता है, आंखें दिख रही तब तक तो पढ़े, बाद में कितने दिन हमारे आंख काम करेंगे हमें नहीं पता। और जितना हम पढ़ेंगे उतनी हमारी नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगी। हम ये सब चीजें छोड़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, जिस चीज का हम यूज नहीं करते वो सड़ता जाता है। हमारी नर्वस सिस्टम को यूज, हम वो बैलेंस रख पाते, हमारे इमोशंस को बैलेंस रख पाते। दुनिया भर के लोगों की, जैसे 40 मास्टर्स, उनकी 40 टीचिंग्स होती है, 40 मैसेजेस है, अलग अलग मास्टर्स के अलग अलग संदेश, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो लिखा है। कोई ने चैनलिंग पे लिखा है, कोई ने ऑटो राइटिंग पे लिखा है। ये सब पढ़ेंगे तो हमारे अंदर विजडम बढ़ेगा, तो हम लाइफ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैसे आज हमने मेडिटेशन किया, नहीं तो लाइफ में रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसी में उलझे रहेंगे। जब हम जितना पढ़ेंगे ना, हम खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर पाएंगे, दूसरे की बिहेवियर को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जितना हम पढ़ाई करेंगे, हमारी एलोएंस, हम एलो कर पाएंगे हमारे लाइफ में जो भी हो रहे। नहीं तो हर वक्त रेजिस्टेंस, सुबह से उठते ही चाय में शक्कर नहीं है, अंदर से आया गुस्सा आया, चाय पत्ती खत्म हो गई, गुस्सा आया, सिलेंडर गैस खत्म हुआ, कैसा होता है हमारा रिएक्शन। एक्सेप्टेंस होगा तो हर चीज स्मूथली लाइफ में चलता रहेगा। ये तो छोटी छोटी बात है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी लाइफ में होती है। बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी रिएक्शन अलग होती है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बच्चे बाहर जाते हैं, वहां कुछ लर्न करते हैं, तब उनका व्यवहार अलग होता है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सबसे मेन तो डेथ या बीमारी आती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शरीर है तो वो एक फैक्ट्री है, बीमारी आएगी। हम, वातावरण बदल रहा है, हमारा खान पान बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। एक्सेप्ट करेंगे तो बुक्स पढ़ेंगे, हमारी साइंटिफिक रेवोल्यूशन अंदर से होगा, हमारे शरीर के चेंजेस के बारे में जानेंगे, तो एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला, डेथ हाईएस्ट है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। डेथ के बारे में बहुत सारे बुक्स है, डेथ एक्सपीरियंस है, डेथ के पहले एक्सपीरियंस है, बाद के एक्सपीरियंस है, वो सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा लाइफ क्या है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में स्वाध्याय को एक अभिन्न अंग बनाइए, इम्पोर्टेंट।
करिए तो आप शुरू करेंगे ना, उसमें मजा आएगा। कोई उम्र की वो है नहीं है, ना ही उसमें लेडीज है जेंट्स। बुक जैसे पितामह हमेशा बोलते थे, पुस्तकम हस्तलक्षणम, हमेशा हमारे हाथ में एक बुक होना चाहिए। बाहर कहीं गए किसी को बुक दे सकते हम, हमने पढ़ा है तो उसके बारे में बता सकते, छोटा हो या कुछ हो, हमारे पर्स में एक बुक होना चाहिए। ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, हम वेस्ट, देखो मन काम कर रहा है 24 आवर्स, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट कर रहा है। हम बुक पढ़ेंगे तो फोकस उसमें रहेगा, नेगेटिव चीजों में नहीं जाएगा। बुक्स पढ़ेंगे, हम पॉजिटिव होंगे, हमारे अंदर भी चेंजेस आएगा, हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, आईज भी तेज रहेंगे। हम आईज की यूज अनवांटेड, जैसे आजकल वीडियो है, टीवी है, 24 घंटे टाइम को कुछ तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो उसको ऐसे पॉजिटिव चीजों में यूज करेंगे तो हर चीज बैलेंस्ड रहेगा। तो कुछ बातें कल करेंगे दोस्तों। आज आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, अभी टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आप अपना बताएं एक्सपीरियंस, या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा स्वाध्याय के बारे में आपने बताया, खुद को कैसे पहचाने ध्यान के द्वारा पुस्तक पढ़कर। थैंक यू। यस, दीप्ति जी। नमस्कार सबको, आत्मवंदन। बहुत सुंदर ध्यान कराया अन्नपूर्णा जी, और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय के ऊपर आपने विजडम शेयरिंग की। बहुत आपका जो वही जो स्पीच था दिल को छूने वाला था, जिसमें एक बहुत खूबसूरत शब्द का आपने बार बार इस्तेमाल किया, एक्सेप्टेंस, जिसकी जनरली हम लोग के जीवन में कमी रहती है। हम कितने भी बोलें कि हम आगे निकल गए अध्यात्म के रास्ते पे ही, चाहे आगे या फिजिकल लाइफ पंचिक जीवन में हम आगे निकल गए, बहुत जगह हमको जो सबसे बड़ी बाधा आती है एक्सेप्टेंस की। हम चीजों को स्वीकार ही नहीं करते हैं। कहते हैं हम कि हम सबके हिसाब से चलते हैं, हम तो इसकी भी मानते हैं उसकी भी मानते हैं, लेकिन अंदर से स्वीकार भाव नहीं होता है। और ये हमको तब पता चलता है जब हम आत्म अवलोकन करते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन, जो हम ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा जब अपने भीतर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कहाँ हम रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जीवन में, जैसे अन्नपूर्णा जी ने बताया कि शरीर है, भौतिक शरीर मिला है तो बीमारियां होंगी। ऐसा नहीं है कि ये स्वाभाविक चीज है कि हम एकदम परफेक्टली नहीं चल पाते। आहार विहार कभी जैसे बाहर भी खाना हो जाता है, हम समाज में रह रहे हैं, कोई उत्सव है, घर में हम बोलेंगे कि हम बहुत रेस्ट्रिक्टेड, चलो घी मसाला तेल कम खाते हैं, वो भी संभव नहीं है। परिवार के बीच में आप रह रहे हो तो कभी तो ऐसा होता ही है, एकदम आप उस तरह के डाइट्स पे नहीं जा सकते हो, या बाहर अंदर निकल रहे हो तो आप सब चीजों को अपनाना पड़ता है, खाना पीना सब। वो सब चीजों का तो देखिए इफेक्ट होगा ना फिजिकल बॉडी के ऊपर, अन्नमय कोश के ऊपर। आप जो खा रहे हैं ठीक है, सात्विक भोजन है, सब है, पर फिर भी जैसे वातावरण में मौसम बदलता है, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, उसी तरह भौतिक शरीर की भी अवस्था होती है, क्योंकि उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वही पंच तत्व ब्रह्मांड में है, वही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो हम, कोई बीमारी आती है स्वीकार ही नहीं करते हैं। आप बताइए, अब से पहले किसी को अगर कुछ अध्यात्म मार्ग में पूरी तरह घुसने के बाद भी ये स्थिति होती है, पर उससे पहले तो बहुत होता है वाई मी, हमेशा होता है कि क्यों मेरे साथ, क्यों। लेकिन तब हम ये नहीं कहते हैं, जब बहुत सुखों के बीच में रहते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है लाइफ में, तब तो नहीं बोलते हैं वाई मी। तो ये प्रश्न का जवाब भी हमें, जब हम स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हाँ जीवन में किस वजह से, क्या कारण से कौन सी स्थिति सामने आ सकती है, हमारा वो दृष्टि खुलता है, हम ओपन अप होते हैं। तो एक्सेप्टेंस तो जीवन में बहुत जरूरी है, किसी भी स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। देखिए बरसात होती है, कहेंगे अरे इतनी
बरसात 2 दिन एंजॉय करेंगे, तीसरे दिन से शुरू हो जाते हैं। हम सभी लोगों का होता है ना, इतनी बरसात पड़ रही है, कपड़े सुखाने में मुश्किल है, गंदगी अलग हो रही है, सड़कों पे निकलना मुश्किल है। हमने अब तक तो गर्मी थी तो बहुत इंतजार था, गर्मी में हाय हाय इधर ही इस बार तो इतना टेम्परेचर हाई है, इस बार हर साल होता है गर्मी का मतलब तो गर्मी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो बार लगा रखी है। और सर्दी है, अरे बाप रे इस बार कितनी सर्दी पड़ रही है, हालत खराब है इस बार तो, इतनी सर्दी तो इतने सालों में नहीं पड़ी। पर आप पलट के देखेंगे तो हर साल सर्दी पड़ती है, लेकिन हमारा मन क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जो कि एक बहुत बड़ा अवरोध है जीवन में। तो आज इसको बहुत अच्छी तरह से अन्नपूर्णा जी ने क्लियर किया। समय हम लोग का जनरली रोज ही ऐसा हो जाता है, बहुत देर हो जाती है, तो मैं अधिक नहीं बोलूंगी। आज जो उसका टेक अवे था, जो बहुत ही खूबसूरत, यूं तो पूरा ही जो उन्होंने बोला बहुत ही सुंदर स्वाध्याय के ऊपर बोला, उसमें जो एक्सेप्टेंस का एक पॉइंट था उसको मैंने थोड़ा सा और विस्तारित किया। तो मास्टर्स, अब आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप अनम्यूट हो जाइए संध्या जी, आप म्यूट है। सॉरी सॉरी, थैंक यू दीप्ति मैम। बहुत अच्छी तरीके से आपने और अच्छे से समझा दिया। थैंक यू। यस मास्टर्स, यदि किसी को भी किसी भी तरह का प्रश्न हो या अपने अनुभव शेयर करना हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें या हैंड रेस करें, अपने वीडियोस को खोलें। थैंक यू दोस्तों। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सब हमारे साधक बहुत धीरे धीरे, ये होता है धीरे धीरे एक्सेप्टेंस वाला भाव आता है ना, जितना हम इसीलिए बोलते हैं ये मंडला मेडिटेशन का क्या सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको पता ही नहीं चलता, जब हम रेगुलरली 40 दिन ध्यान करते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर से प्रश्न खत्म होने लगते हैं। क्योंकि प्रश्न तब तक है जब तक अज्ञानता है, भीतर जब खुलने लगता है हमारे अंदर, क्योंकि मैंने कल भी यही बात बोली थी कि हमारी आत्मा सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। तो हम, क्योंकि जब तक हम ध्यान में नहीं आते हैं, स्वाध्याय में नहीं आते हैं, सज्जन सांगत्य में नहीं आते हैं, हमारी वो अंदर की जो इनर वॉइस है वही हम नहीं सुन पाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रकृति तो हमसे हर समय कनेक्ट रहती है, हमेशा कनेक्शन रहता है, पर उस वॉइस को हम सुन नहीं पाते हैं। तो शायद वो कहते हैं ना, मंडला करते करते स्थिति जो 40 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर मास्टर्स को पूछो क्या प्रश्न है तो कहते हैं कोई प्रश्न ही नहीं रहा, सब प्रश्नों के उत्तर भीतर से मिलने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, तो जुड़े रहिए मंच के साथ, अपने ये 40 दिन का मंडला पूरा करिए, फिर नया मंडला। इसको पत्री जी की बहुत अच्छी बात याद आती है मुझको, किसी ने कहा कि सर मैंने मंडला पूरा कर लिया है, बोले फिर दूसरा मंडला शुरू करो। बोले सर फिर कब तक करते रहेंगे, फिर वो मंडला पूरा हो जाएगा फिर और मंडला करो, फिर सर वो पूरा हो जाएगा फिर और मंडला करो। कहने का मतलब ये कि ध्यान से निरंतर जुड़े रहो। कोई जिस तरह भोजन करना शरीर के लिए जरूरी है, शरीर हमारे भौतिक शरीर के लिए भोजन जैसे जरूरी है, जो हम खाना पीना खाते हैं, हमारी आत्मा का भोजन ध्यान है। हमारी आत्मा तभी पुष्ट होती है जैसे हम अच्छा भोजन, सात्विक भोजन खाते हैं और समझ के साथ खाते हैं, तो हमारा शरीर पुष्ट होता है। उसी तरह जब हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य ये सब अच्छी तरह से करते हैं तो हमारी आत्मा पुष्ट होती है। ये हमारी आत्मा का भोजन है। और जब हमारी आत्मा पुष्ट होने लगती है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो पुष्ट ही है, वो स्ट्रॉन्ग है सबकी आत्मा, लेकिन माया जाल में घिरी हुई हमारे जो संस्कार, इतने जन्म हम लेते हैं, हर जन्म में अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं, हर अनुभव कुछ न कुछ दे के जाता है। उसमें क्या होता है, हमारी आत्मा पे एक कवर आने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं माया, संसार की माया ने घेर लिया।
जब हम ध्यान के रास्ते में आते हैं धीरे धीरे वो माया जाल उतरने लगता है, वो पढ़ते हैं क्योंकि हम एनलाइटेंड होने लगते हैं, हमको पता चलने लगता है कि क्या चीज का कितना महत्व है। हम व्यर्थ के रिचुअल्स में शुरू से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, तो हम उसमें ही अटके रहते हैं, कभी विचार ही नहीं करते कि ऐसा क्यों। बस इसमें 5 मिनट एक कहानी बता के आपको यहाँ पे हम लोग सेशन एंड करेंगे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत एक सुंदर इसके ऊपर दृष्टांत है। लोग जैसे शादी ब्याह में आप देखिए कई तरह के रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ महत्व नहीं होता। पूछो भाई, क्योंकि अब तो धीरे धीरे सबको ही, सबके अंदर ये प्रश्न तो उठने लगे हैं ना, नई पीढ़ी तो स्पेशली, कि ये हम करें क्यों, ये रिचुअल हम क्यों करें। तो जवाब ही नहीं होता हमारे पास। वो शुरू से करते चले आ रहे हैं कि जैसे मैं सिंधी परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपना बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे दुल्हन को शादी से पहले, दूल्हा या दुल्हन को शादी से 2 दिन पहले वनवाह में बिठाया जाता है। वनवाह का मतलब होता है, जिसे वनवास बोलते थे पहले ना, उसको सिंधी में वनवाह अर्थात मतलब उसको एक ही जगह पे रहना है, कहीं निकलना नहीं है। और उसमें उनके रिचुअल्स होते हैं, हल्दी लगती है और ये सब बहुत सारी ये सब चीजें होती है। उसमें एक रिचुअल है कि एक कपड़ा जो दुल्हन के सिर पे पहनाते हैं, चुन्नी, एक फाइनल जो चुन्नी पहनाते हैं, उसको सास सुहागने थोड़ा थोड़ा कपड़े में अलग अलग रंगों के धागों से टाकती हैं। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होते थे, इतने लोग मिल जाते थे, और वो रिचुअल्स जैसे सवेरे 4 बजे होना है। अब सब तो अलग अलग रहते हैं, 4 बजे बोले नहीं होना तो तारों की छाव में ही है, तो 4 बजे सबको इकट्ठा होना है। उसके पीछे कारण थे, बहुत अच्छे कारण थे, क्योंकि सब जुड़े रहते थे आपस में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, दुल्हन तो पूरी तैयार होके आ जाती है। अभी तो कोई वो वैसा तो है ही नहीं, वो तो पूरा पार्लर से पूरा फुली तैयार होके आती है। उसके बाद वो गुंजाइश ही नहीं रहती कि वो अटकाया कहाँ जाए। जो एक्स्ट्रा हम लोग चीजें रखते हैं कि कुछ कुछ बनाए जाते हैं शगुन के लिए सामान, उनको कैसे पिनअप बालों में किया जाए, कैसे चुनरी में पिनअप किया जाए, वो ही नहीं हो पाता। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो अलग तरीके होते थे। तो इसमें बताते हैं, तो अच्छा है अगर बहुत सहज भाव से कोई काम हो रहा है, रिचुअल्स को सहज ढंग से निभाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे उसमें एक जिद्द वाली बात और एक जोड़ के धर्म से और डरने वाली बात, अरे हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये इन सब चीजों से हमको स्वाध्याय और ध्यान बाहर करता है। हमको पता चलता है कि हमने जो ये बंधन बांध रखे हैं उसके प्रति हमारी दृष्टि खुलती है। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक किसी के यहाँ शादी थी, तो अचानक से, जहाँ पे वो शादी का बहुत साल पहले की बात है ये, तो किसी के यहाँ शादी थी, तो जहाँ पे वो वेदी पढ़ते हैं ना, जहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वेदी बोलते हैं ना, विवाह वेदी के पास एक बिल्ली आ गई। अब वो बिल्ली क्या कर रही थी, वहां डिस्टर्ब कर रही थी। शादी शुरू हो चुकी थी, मंत्रोच्चार हो रहा था, तो सबको लगा कि अब इस मंत्रोच्चार के बीच में कौन उठे और इस बिल्ली को हटाए यहाँ से या मारे, वो भी अच्छा नहीं है, विवाह का काम चल रहा है। तो किसी को समझ आई, उसने एक टोकरी रखी हुई थी वहां, वो टोकरी बिल्ली के ऊपर रख दी। तो बिल्ली तो टोकरी के अंदर चली गई, शांत हो गया सब कुछ और शादी बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद वो जो उनका मैरिड लाइफ था वो बहुत अच्छा गया। उनके बाद वो बहुत अच्छे रिलेशन में रहे, बहुत अच्छे से गया। अब लोगों ने कहा अरे आजकल तो ऐसे होता है, इनकी देखो कितना अच्छा शादी गया है, क्या क्या किया होगा। तो किसी ने कहा देखो उनके यहाँ एक रिचुअल हुआ था ना, एक बिल्ली आई, बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दी थी, तो देखो कितना इन लोग की शादी सफल हुई है। उसके बाद उस गांव का ये नियम बन गया, अब वो हर बार तो बिल्ली आएगी नहीं, एक बिल्ली ले आई जाती थी और उसको उस टोकरी के नीचे रख दिया जाता था जितनी देर वेदी पड़ रही है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये सिलसिला कुछ टाइम चला, उसके बाद ये हुआ फिर वही। अब ये तो अपने उसकी बात है कि फिर कुछ शादी में प्रॉब्लम्स जैसे आने लगे रिलेशनशिप में, किसी के साथ भी ससुराल में। तो बोले अरे शायद हम भूल रहे हैं, उस दिन वो ब्लैक बिल्ली रखी गई थी, हम व्हाइट बिल्ली रख रहे हैं। उन्होंने बदल के ब्लैक बिल्ली रख ली।
अब वो फिर एक तो शादियां अच्छी गई, तो बोले हाँ ब्लैक बिल्ली थी, हम भूल गए थे, वो बिल्ली रखनी है ब्लैक रखनी है। फिर वही हुआ, 2-4 के बाद वो गड़बड़ हुई, तो बोले अरे हमको लग रहा है भूल रहे हैं, हम एक सफेद बिल्ली रखी थी, एक काली बिल्ली रखी थी। उन्होंने 2 बिल्लियां पकड़ी और वो रखने लगे। उसके बाद कुछ समय ठीक हुआ, उसके बाद फिर वो तो होगा रिलेशनशिप। अब ये तो कहते हैं ना लव ऑफ कर्मा कहाँ जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहा। तो उसके बाद उनको समझ में आया, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी। अब आप बताइए, शादी की उन सब चीजों से इन बिल्लियों का क्या लेना देना। अब अगर कोई पूछे कि भाई ये बिल्ली क्यों रख रहे हो, बिल्ली इसलिए टोकरी से ढक के रख रहे हैं क्योंकि शादी सफल होगी। तो क्या कोई इसका ये कोई मिलान करने जैसी बात है? नहीं, ये तो सिर्फ रिचुअल्स है ना। हम इस तरह के अंधविश्वास बहुत सारे जीवन में करते चले आते हैं और हमें स्वयं पता नहीं होता, हम जकड़ जाते हैं इससे। एक्चुअली क्या होता है, ये हमारी सोल की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होता। हम बिल्ली में ही अटक के रह गए। हमने वहां पे जो हो रहा है, हम शादी के समय कहते हैं सब लोग को बैठना चाहिए, जितने लोग बैठे हुआ, जब हम ध्यानी होते हैं, यूनिवर्सल लव में आते हैं, तो हम उस नवविवाहित जोड़े को दिल से प्रार्थना करते हैं उनके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे संबंधों के लिए। तो उस समय हमारा वो करने का काम है कि बिल्लियों को गिनने और देखने का काम है। लेकिन हम इस तरह के रिचुअल्स में फंसे रहते हैं। ऐसे हर, मुझे लगता है इंडिया में तो हर धर्म में, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, जो भी हो, सभी के यहाँ बहुत इस तरह के रिचुअल होते हैं। अगर उनके कारण में जाओ तो बोले क्यों ऐसा किया, बोले मेरी माँ करती थी। बोले वो क्यों क्यों किया, मेरी माँ की माँ करती थी। अच्छा, फिर माँ की माँ करती थी, दादी करती थी, पर दादी करती थी, पर नानी करती थी। किसी को नहीं पता कि वो रिचुअल कहाँ से शुरू हुआ, उसका कारण क्या है। तो जब हम करेक्ट। ध्यान के मार्ग में आते हैं, स्वाध्याय में आते हैं, सज्जन सांगत्य में आते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये सब चीजें महत्वहीन है, इनका कोई उपयोग नहीं है जीवन में। बल्कि जो उपयोगी चीजें हैं उनको लेके हमको जीवन में चलना चाहिए। तो हम जो ये आनापान सती ध्यान करते हैं, वो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसीलिए पितामह को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहा जाता है। और जो भी पीएसएसएम से जुड़े मास्टर्स हैं, उन्हें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहा जाता है, क्योंकि हर चीज का एक वैज्ञानिक आधार है, कारण है। आज अन्नपूर्णा जी ने जितना स्वाध्याय के ऊपर बताया, सबके पीछे कुछ कारण बताया ना, कि जब हम स्वाध्याय का क्या मतलब है, हम पुस्तक पढ़ना तो है ही है, साथ में अपना अध्ययन करना। हम अपने बारे में जानने लगते हैं। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं ना, तो कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें अपने बारे में खुलती हैं। तो ये कितनी सुंदर डेफिनेशन है। ये हमें कब पता चलती है, जब हम सज्जन सांगत्य में बैठते हैं। तो इस तरह हमारे बहुत सारे भ्रम जिंदगी के निकलते हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत अच्छा थैंक कहानी था। थैंक बहुत। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल भी दिया। बहुत। रूढ़िवादिता में भी नहीं फंसना चाहिए हमें। थैंक यू। रूढ़िवादिता में बिल्कुल नहीं। रूढ़िवादिता बेड़ी है, कहते हैं ना, बेड़ी सोने की हो या लोहे की हो, बेड़ी का काम तो फंसाना ही होता है ना। तो हर तरह की बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको कहा जाता है नो एक्सपेक्टेशन ओनली एक्सेप्टेंस। जिसके ऊपर बहुत सुंदर बताया कि हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तो रिचुअल से अपने आप ही निकल आएंगे ना। अच्छा है, वो रिचुअल्स अच्छे हैं जब उसको आप आनंदमय ढंग से करते हैं। हाँ, हम सारे मिलेंगे, गाना बजाना गाएंगे, घर में शादी का उत्सव है, गाना बजाना बजाएंगे, ध्यान करेंगे साथ में। तो वो एक आनंदो ब्रह्मा की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। हर, कहते हैं ना, आनंदो ब्रह्मा में आ जाओ, ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबलेट है, आनंदो ब्रह्मा। तो आनंद ब्रह्मा में आप आ जाओ, गाना बजाना गाना, जिसको डांस आ रहा है वो डांस करे, जिसको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, हाँ आज घर में गैदरिंग है, आप अपने हाथ से कुछ अच्छा सा बना के खिला। वो आनंद की जो अनुभूति होती है, वो हमको अपने ज्यादा नजदीक ले जाती है।